हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो हमने कवर कर लिए थे। इसके अलावा सोल्वेंट पोलरिटी, जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पोलरिटी कैसे इफेक्ट करी थी वो हमने पिछली क्लास में देखा था। उसमें हमने जो देखा था उसमें क्या था कि अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, एन यानी एन से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन पोलर सोल्वेंट में जो है एन से नॉन पोलर में लेमडा मैक्स की वैल्यू ज्यादा देगा कंपेयर टू पोलर सोलवेंट, और पाई टू पाई स्टार, पाई का पी पोलर सोलवेंट में पी पी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है पोलर सोलवेंट के प्रेजेंस में जो है वेवलेंथ उसकी लैम्डा मैक्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी कंपेयर टू नॉन पोलर मेथड में। ये जो है हमने पिछली क्लास में देखा था। अब जो नेक्स्ट है वो है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। हमारा आधे से ज्यादा जो है यूवी का पोर्शन खत्म हो चुका है और मैक्सिमम एक या दो क्लास में जो है हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर लें। तो क्या होगा, देखो क्या टॉपिक है, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। अब ये होते क्या है, तो क्रोमोफोर क्या है, कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। यानी जो भी कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, सारे अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप क्या है, क्रोमोफोर है, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कुछ ना कुछ जो हमने क्या देखा इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। अपन जब मैंने शुरू में ही बताया था कि अपन पाई टू पाई और एन टू पाई स्टार पे जो है स्पेशली फोकस करते हैं, क्योंकि उन दोनों ट्रांजिशन की जो है एनर्जी वो कम है। इसकी वजह से क्या होगा, हम यूवी में मेनली उन ट्रांजिशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है, वो क्या करेंगे, जब यूवी लाइट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉनिक जो है एब्जॉर्प्शन करेंगे यूवी रेंज में या फिर विजिबल रेंज में। तो उन ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप। क्या हो गया, जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग एक हो गया, वो भी एक क्रोमोफोर ही है। क्यों, क्योंकि बेंजीन में भी तो अनसैचुरेशन है ना, ये बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है 3। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप कौन से हो गए, जिनमें अनसैचुरेटेड ग्रुप जो है वो हो गए क्रोमोफोर। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोफोर ग्रुप जो है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी कोई कलर कंपाउंड है, विजिबल रेंज में किसी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो ही हमको वो कलरफुल दिखेगा। तो कोई कलरफुल अगर कंपाउंड है तो उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, असेंशियली होगा ही होगा। कोई भी कलरफुल कंपाउंड है उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कलर भी देगा। क्या बोल रही हूं मैं, जैसे अब उन्होंने एग्जांपल लिया एल्कीन। तो हमने जो पिछली क्लास में जो देखा था तब क्या देखा था, एल्कीन की जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या थी, नियरली 150 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसकी क्या थी, नियरली 150 नैनोमीटर। लेकिन 150 नैनोमीटर तो किस रेंज में आ रहा है, यूवी रेंज में चला गया वो, तो क्या इसकी कलर दे रहा है विजिबल रेंज में। अगर 400 से 800 नैनोमीटर तक के रेंज में जो है अगर वो एब्जॉर्ब करता तो वो कलर देता, लेकिन इसमें क्या होगा, इसे तो 150 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी ये कलर नहीं देगा। ऐसे ही जैसे एसीटोन की ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है इसका वो वैल्यू देता है अप्रोक्सीमेटली 280 नैनोमीटर के आसपास, नियरली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट 280 नैनोमीटर के आसपास वो देता है। और सॉरी, पाई टू पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा होती है ना, पाई टू पाई स्टार में वो अप्रोक्सीमेटली 188 नैनोमीटर के आसपास जो है एब्जॉर्बेंस देता है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है 188 नैनोमीटर के आसपास है। और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, उसके लिए ये अप्रोक्स 280 नैनोमीटर जो है इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी है अनसैचुरेशन ग्रुप, यानी ये भी क्रोमोफोरिक ग्रुप है, लेकिन कलर जो है नहीं इमिट कर रहा है। लेकिन अगर कोई ग्रुप जो है कलर इमिट कर रहा है तो उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट हो गई। जैसे हम लोग विजिबल रेंज में सबसे अच्छा एग्जांपल लेके चले, डाई। हम कपड़ों में यूज करते हैं ना, डाई करते हैं कलर को, कपड़ों को। तो डाई जो है मैक्सिमम जो डाइज होती है उसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, अजो ग्रुप।
तो यानी कोई कंपाउंड कलर इमिट कर रहा है तो उसमें एसेंशियली क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, वो कलर इमिट करे या नहीं करे, इट डिपेंड्स। ठीक है, चलो अगला जो है, अगली चीज है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? सैचुरेटेड ग्रुप कंटेनिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। सैचुरेटेड ग्रुप यानी सिंगल बॉन्ड से जो भी अटैच है, या फिर वो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो उनके पास मिनिमम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, which when attached to chromophoric group changes both wavelength and intensity। अब क्या बोल रहा है? क्रोमोफोरिक ग्रुप तो क्या हो गए? अनसैचुरेटेड ग्रुप। ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या हो गए? ऐसे ग्रुप जो जिनके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। ये खुद जो है इनकी एब्सॉर्बेंस जो है, इनकी एब्सॉर्बेंस 200 से नीचे नीचे ही होती है। ऑक्सोक्रोम की लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है, उनका यूवी रेंज में एब्सॉर्बेंस 200 नैनोमीटर से नीचे नीचे ही होता है। तो ऐसे ग्रुप जो खुद कलर इमिट नहीं करते और जिनके पास मिनिमम एक लोन पेयर तो हो, ऐसे ग्रुप जब क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ में ऐड करते हैं अपन, तो वो उसकी इंटेंसिटी और लैम्डा मैक्स वेवलेंथ दोनों पे चेंजेस करते हैं। तो क्रोमोफोर ग्रुप क्या हो गए? अनसैचुरेटेड ग्रुप, डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप या फिर बेंजीन, जिसके बाद भी डबल बॉन्ड ग्रुप जो है, और ये जो है कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जो खुद कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन जब ये क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ में लगते हैं तो उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी में चेंजेस करते हैं। वेवलेंथ में चेंज कर रहे हैं यानी वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में है तो कलर में भी कुछ चेंजेस होंगे। तो यानी वो खुद कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जब वो क्रोमोफोर के साथ में ऐड होते हैं तो कुछ कलर में, या फिर अगर वो इंटेंसिटी या फिर वेवलेंथ जो है बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? क्रोमो विजिबल रीजन में अगर वो पहुंच गया तो कलर भी इमिट करेगा ना। तो यानी ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है कलर के लिए, लेकिन ये क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ में ऐड होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ में जो है चेंजेस करते हैं। अब जो है अगर ऑक्सोक्रोम ग्रुप जो है हमने ऐड किया क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ में, तो वो किस किस तरीके से जो है वेवलेंथ पे कुछ चेंजेस करेगा। अब अगर वो वेवलेंथ बढ़ाएगा घटाएगा, उसके बेसिस पे जो है हम उनको क्या कहेंगे? जैसे ये डाल दिया एब्सॉर्बेंस या इंटेंसिटी, ये हो गया लैम्डा मैक्स। अगर यहाँ कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है वो है, अगर कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप हमने ऐड किया और उसने वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाई, या फिर इसकी जो है जो कंपाउंड है उसने कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप ऐड किया और उसने अगर वेवलेंथ इंक्रीज की, तो इसको बोलते हैं हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर बोलते हैं इसे हम रेड शिफ्ट। देखो विप्योर जो है विजिबल रेंज में है ना, विप्योर वॉयलेट वगैरह रेड तक, तो उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी होती है? मैक्सिमम जो है वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। तो यानी रेड की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। अब देखो विप्योर में जो है मिनिमम वेवलेंथ कहां से शुरू हो रही है? ब्लू से। तो यानी कि अगर ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो मिनिमम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। इसी तरीके से अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी को ऑक्सोक्रोम ग्रुप ऐड करने से अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देखो अभी एग्जांपल से समझाती हूँ तो तुमको समझ में आएगा।
जैसे हमने एग्जांपल लिया बेंजीन, बेंजीन क्या है, क्रोमोफोर है, तो बेंजीन की जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है लैम्डा मिक्स की वो है 256 नैनोमीटर। ओके, अब हमने कोई इसमें एक्सोक्रोम ग्रुप जो है वो ऐड किया, जैसे NH2 ग्रुप क्या है, ऑक्सोक्रोम ग्रुप। तो अगर हमने कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप इसमें ऐड किया तो इससे क्या होगा, इसकी लैम्डा मिक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी अप्रोक्स 280 नैनोमीटर। तो क्या हो रहा है, यहाँ है 256, जब अपन ने कोई ऑक्सोक्रोम ऐड किया तो उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा मिक्स की वैल्यू हो गई 280 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ में इंक्रीज हुआ। तो वेवलेंथ में इंक्रीज हुआ तो ये किसका एग्जांपल है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अब देखो ये हुआ क्यों, तो मैंने क्या बताया था कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होती है। यहाँ देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन जो है पाइबोन वो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है तो ये भी रेजोनेंस में इंक्लूड होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बढ़ेगी, बढ़ेगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ी, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, या फिर ऐसे समझो कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, हमने देखा भी था इथिलीन, एल्कीन और ब्यूटाडाइन में देखा था कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। डेल्टा ई की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, बेंजीन है ये यहाँ पर 256 नैनोमीटर, जब हमने ऑक्सोक्रोम ग्रुप जो है NH2 ग्रुप इसमें ऐड किया तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, 280 नैनोमीटर हो गई, यानी इसमें कौन सा है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अब बेथोक्रोमिक शिफ्ट और किसमें हो सकती है, मैंने जैसे पिछली क्लास में ये भी बताया था, सोलवेंट इफेक्ट बताया था। अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है किसी कंपाउंड में, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, तो क्या बताया था, अगर पोलर सोलवेंट है, अगर हमने पोलर सोलवेंट लिया तो क्या हो रहा है, वो लैम्डा मैक्स जो है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज कर रहा था, हमने रीजन भी देखा था क्यों कर रहा था। तो अगर पोलर सोलवेंट लिया, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को पोलर सोलवेंट में लिया तो उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई यानी क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ी तो क्या हो जाएगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी ना। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ी तो क्या हो गया, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो या फिर एक एग्जांपल और क्या होगा, अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है अगर पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमको देखने को मिलेगी। अच्छा एक एग्जांपल और इसका, जैसे फिनोल, एक कंपाउंड हमने लिया फिनोल, फिनोल जो है 270 नैनोमीटर पे इसकी लैम्डा मैक्स एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, अब हमने इसमें NaOH डाल दिया, हम क्या देख रहे हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमको किस किस तरीके से मिल सकती है। तो पहला तो हमने देखा कि ऑक्सोक्रोम ग्रुप ऐड करने से, दूसरा अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उससे भी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaOH जब A से तो H प्लस निकाल लेगा तो अपने पास क्या बन गया, O माइनस Na प्लस फिनॉक्साइड हो गया। इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो होती है 287 नैनोमीटर, यहाँ से इंक्रीज हुआ। अब देखो यहाँ तो सब कुछ सेम है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई। तो इसका क्या रीजन है, जब एक तो फिनोल जो है वो रेजोनेंस में गया, जब फिनोल ने रेजोनेंस किया वो यहाँ मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, जब तक रेजोनेंस करेगा तब तक ऑक्सीजन के वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर फिनॉक्साइड ने रेजोनेंस किया, फिनॉक्साइड में रेजोनेंस हुआ तो क्या होगा, जब तक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, न्यूट्रल,
यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो न्यूट्रल या नेगेटिव रहना ज्यादा पसंद करेगा कंपेयर टू पॉजिटिव रहने के। इसलिए क्या हुआ, इस कंपाउंड की जो है स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई। एनर्जी डिक्रीज हुई तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई, यानी बेथोक्रोमिक शिफ्ट हुई। क्या बोला मैंने, यहाँ जो है फिनोल में जब हमने NaOH ऐड किया तो हमको फिनोक्साइड मिला, तो हमने देखा कि इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है ये 270 नैनोमीटर है और फिनोक्साइड आयन की 287 नैनोमीटर है, यानी बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिल रही थी। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों मिली, क्योंकि जब ये रेजोनेंस में एनरोल करता है, एक तो फिनोल रेजोनेंस में जाता है तो फिनोल पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि अगर फिनोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस में जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इस केस में, इसलिए एनर्जी डिक्रीज हुई और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुई, इसलिए रेट शिफ्ट हुई। अब जो है आई होप कि अब तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगली जो चीज है, या फिर बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, अगला हुआ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, देखो अभी हमने देखा था एनिलीन का, एनिलीन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या थी, 280 नैनोमीटर। अगर हमने इसमें HCl ऐड कर दिया तो क्या होगा, H प्लस है, एसिड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा और किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव। NH3 इसने अपने लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में एनरोल कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो है इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 254 नैनोमीटर ही रह जाती है। यहाँ देखो 218 जो है नैनोमीटर है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, लेकिन जब हमने इसमें HCl ऐड किया तो हमको इससे क्या किया, H प्लस जो है H प्लस के साथ में रिएक्शन कर ली और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 254 नैनोमीटर रहेगी। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, ज्यादा स्टेबल था, तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 नैनोमीटर थी। अब क्या होगा, इसके लोन पेयर जब इनरोल हो गए H प्लस के साथ में बॉन्डिंग में, तो अब वो रेजोनेंस नहीं कर सकता, रेजोनेंस नहीं कर सकता, यानी स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई। उसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो बेथोक्रोमिक शिफ्ट का उल्टा ही हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोल सकते हैं। जैसे हम एनिलीन लेते हैं, एनिलीन की है 280 नैनोमीटर, अगर हम NH2 हटा दें और सिर्फ बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है 256 नैनोमीटर, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जब हमने ऑक्सोक्रोम इससे हटा दिया तो इसमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमको देखने को मिला। अगर NH2 ग्रुप को हमने निकाल दिया तो सिर्फ बेंजीन रहेगी, और बेंजीन कितनी 256 नैनोमीटर उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, तो यानी उसमें क्या हो जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुई। तो इंटरलिंक है दोनों, हम इसके बेसिस पे इसको एग्जाम डिफाइन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगली जो चीज है, अच्छा एक चीज और, जैसे सोलिबिलिटी के बेसिस पे भी देख सकते हैं हम, अभी जो हमने देखा था सोलवेंट इफेक्ट ना, वो अगर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है और हमने पोलर सोलवेंट ले लिया, तो हमने क्या देखा था कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके जो है N क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो सोलवेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। तो N2 पाई स्टार जो है पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में क्या देगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देगा। पाई टू पाई स्टार, अगर पाई टू पाई स्टार की बात करें तो वो क्या करेगा, नॉन पोलर के कंपेयर में, नॉन पोलर सोलवेंट में पोलर के कंपेयर में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देगा ना, क्योंकि पोलर पाई टू पाई स्टार पोलर में तो क्या देता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि पोलर में बेथोक्रोमिक शिफ्ट दे रहा है, तो उसके कंपेयर में पोलर सोलवेंट की कंपेयर में नॉन पोलर में क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ही होगी ना, उसकी कंपेयर में वेवलेंथ तो उसमें कम ही है, तो क्या हो जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। अब जो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, जब इंटेंसिटी बढ़ती है, तो नॉर्मली जब बेथोक्रोमिक शिफ्ट होती है जनरल, तो उसके साथ में जो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हमको देखने को मिलती है। अगर वेवलेंथ जब बढ़ रही है, स्पेशली एक तो जब कॉन्जुगेशन बढ़ता है, अगर कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो इंटेंसिटी इंक्रीज ही होती है।
तो जैसे जैसे अगर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी साथ साथ में इंक्रीज होगी। तो ये जो है लगभग साथ में ही चलते हैं। अगर मेथोक्रोमिक शिफ्ट है तो साथ में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी जनरली हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा।